नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसने मेरी जिंदगी में पैसे और समय के मायने ही बदल दिए। फाइनेंशियल फ्रीडम बाय ग्रांट सबथिये। ये किताब सिर्फ पैसों के बारे में नहीं बल्कि उस आजादी के बारे में है जो हमें अपने सपनों को जीने की ताकत देती है। मैं आपसे कहूंगा, इस वीडियो का एक भी पल स्किप मत कीजिए, क्योंकि आगे कुछ ऐसे राज आने वाले हैं जो आपकी सोच और आपके फाइनेंशियल माइंडसेट को हिला देंगे। जब मैंने चैप्टर 1 पढ़ा, मनी इज फ्रीडम, तो मुझे पहली बार महसूस हुआ कि असली दौलत क्या होती है। फिर चैप्टर 5 नेक्स्ट लेवल मनी पर पहुंचा तो लगा जैसे पैसों को तेजी से बढ़ाने का दरवाजा खुल गया हो। और जब चैप्टर 9 मोर मनी इन लेस टाइम पढ़ा तो मुझे समझ आया कि जिंदगी के साल बचाने का असली तरीका क्या है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपकी सोच को हमेशा के लिए बदलने वाला है। इस किताब में कुल 14 अध्याय हैं। हर अध्याय में छुपा है एक नया नजरिया। आइए इस वीडियो में उनकी खास सीखें समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से। अध्याय 1 मनी इज फ्रीडम। जब मैंने पहली बार यह महसूस किया कि असली आजादी पैसों से नहीं बल्कि पैसों के सही इस्तेमाल से आती है, तो जैसे मेरे सामने एक नया रास्ता खुल गया। हम में से ज्यादातर लोग पैसों को केवल खर्च करने का साधन मानते हैं, लेकिन सच यह है कि पैसा समय खरीदने का एक जरिया है। मैंने अपने जीवन में देखा है कि जब हमारे पास रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने लायक से ज्यादा संसाधन होते हैं, तब हम अपने फैसले खुद लेने लगते हैं, बिना किसी दबाव के। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा कमाई का मतलब है ज्यादा आजादी, लेकिन अगर हमारी कमाई के साथ साथ हमारी जरूरतें और खर्च भी बढ़ते जाएं, तो हम उसी दौड़ में फंसे रहेंगे। मुझे वह दिन याद है जब मैंने महसूस किया कि मुझे सिर्फ पैसों के पीछे नहीं भागना, बल्कि उन्हें इस तरह जुटाना है कि मैं अपने समय का मालिक बन सकूं। पैसा मेरे लिए सिर्फ बिल चुकाने का साधन नहीं, बल्कि वो चाबी बन गया जिससे मैं अपनी पसंद की जिंदगी का दरवाजा खोल सकता हूं। मैंने समझा कि आजादी का मतलब है अपने समय को उन चीजों में लगाना जो दिल से खुशी देती हैं, चाहे वो अपने परिवार के साथ वक्त बिताना हो, किसी जुनून को जीना हो, या बस बिना घड़ी देखे एक लंबी सांस लेना हो। जब हमारे पास इतना हो कि हमें हर छोटे फैसले के लिए पैसों की चिंता न करनी पड़े, तब असली जीवन शुरू होता है। यह अध्याय मुझे बार बार यह सोचने पर मजबूर करता है, क्या मैं अपने समय का मालिक हूं या अभी भी उसे पैसों के लिए बेच रहा हूं? अगर जवाब दूसरा है, तो बदलाव जरूरी है, क्योंकि पैसा सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो हमें अपनी शर्तों पर जीने का साहस देती है। और जब यह समझ आ जाती है, तब हम हर कमाई, हर बचत और हर फैसले को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। यही है असली स्वतंत्रता। मनी इज फ्रीडम। अध्याय 2 टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। एक समय था जब मैं सोचता था कि अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, मगर समय एक बार चला गया तो लौट कर नहीं आता। मैंने अपने आसपास ऐसे कई लोग देखे हैं जो दिन रात मेहनत करके अच्छा खासा कमा लेते हैं, लेकिन उनके पास अपने परिवार के साथ बैठने, अपने शौक पूरे करने या बस थोड़ी देर चैन से सांस लेने का भी वक्त नहीं होता। उस दौड़ में वे पैसा तो जीत रहे होते हैं, लेकिन समय हार रहे होते हैं। मैंने खुद महसूस किया है कि समय की कीमत तब समझ आती है जब हमारे पास वह कम बचा होता है। कोई भी नया काम, कोई नई जगह घूमना या अपने प्रियजनों के साथ बिताया एक छोटा सा लम्हा, ये सब पैसों से कहीं ज्यादा अनमोल है। पैसा हमें सुविधाएं देता है, लेकिन समय हमें जीवन का असली स्वाद देता है। अगर हमारे पास ढेर सारा पैसा है मगर उसे जीने का वक्त ही नहीं, तो वो दौलत अधूरी है। इसलिए मैंने यह तय किया कि मैं अपनी कमाई और अपने समय के बीच संतुलन बनाऊंगा। मैं ऐसे फैसले लेने लगा जिससे सिर्फ मेरी जेब ही नहीं बल्कि मेरा वक्त भी सुरक्षित रहे। कमाई बढ़ाने के साथ साथ मैंने काम के ऐसे तरीके ढूंढे जो मेरे समय को बचा सकें। इस अध्याय ने मुझे सिखाया कि असली संपत्ति वो है जब हमारे पास इतना पैसा और इतना समय दोनों हो कि हम अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकें। क्योंकि समय पैसा नहीं है, समय उससे कहीं ज्यादा कीमती है। और जब हम यह मान लेते हैं, तभी हम अपने जीवन के असली मालिक बन पाते हैं। अध्याय 3 व्हाट इज योर नंबर। जब मैंने पहली बार यह सवाल खुद से किया, मेरा नंबर क्या है, तो मुझे एहसास हुआ कि हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी भर मेहनत तो करते हैं, लेकिन कभी यह नहीं सोचते
कि हमें असल में कितने पैसों की जरूरत है ताकि हम चैन से अपनी शर्तों पर जी सकें। हम बस कमाते जाते हैं, खर्च करते जाते हैं और फिर और ज्यादा कमाने की दौड़ में लग जाते हैं, बिना यह जाने कि आखिर मंजिल कितनी दूर है। मेरे लिए यह समझना एक मोड़ जैसा था। मैंने बैठकर सोचा, अगर मैं अपनी रोजमर्रा की जरूरतें, अपने सपनों की चीजें और कुछ सुरक्षा का बफर जोड़ दूं, तो वो कुल रकम कितनी बनती है। यह जानने से एक अजीब सी राहत मिली, क्योंकि अब मेरे पास एक साफ लक्ष्य था। मुझे अंदाजा हो गया था कि कब मैं पैसे के पीछे भागना छोड़कर जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर सकता हूं। मैंने महसूस किया कि यह नंबर हर किसी के लिए अलग होता है। किसी के लिए यह एक छोटा सा घर और साधारण जीवन हो सकता है, तो किसी और के लिए यात्राओं, शौक और विलासिता से भरी जिंदगी। लेकिन फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना बड़ा या छोटा है, अहम यह है कि हमें उसका पता हो। इस अध्याय ने मुझे यह भी सिखाया कि जैसे ही हम अपना नंबर जानते हैं, हम अनावश्यक भाग दौड़ से बच सकते हैं। हम बेवजह खर्च करने से रुकते हैं और अपनी ऊर्जा सही जगह लगाते हैं। तब पैसों के लिए काम करना एक मजबूरी नहीं, बल्कि एक चुनाव बन जाता है। और जब यह चुनाव हमारे हाथ में होता है, तो जिंदगी हल्की, साफ और कहीं ज्यादा संतोषजनक लगने लगती है। अध्याय 4, वेयर आर यू नाउ। जब मैंने खुद से यह सवाल किया, मैं अभी कहां खड़ा हूं, तो शुरुआत में थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर समझ आया कि जैसे किसी सफर में नक्शा देखने से पहले अपनी मौजूदा लोकेशन पता करनी होती है, वैसे ही आर्थिक सफर में भी हमें अपनी सही स्थिति जानना जरूरी है। हम अक्सर बस इतना जानते हैं कि हमारे पास कितनी कमाई है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हमारा असली नेट वर्थ क्या है, हमारी आदतें कैसी हैं और पैसों का बहाव किस दिशा में जा रहा है। मैंने एक दिन बैठकर ईमानदारी से अपनी पूरी तस्वीर देखी। मेरी कमाई, मेरा खर्च, मेरी बचत और जो संसाधन मेरे पास पहले से थे, सब एक जगह लिखा। शुरू में कुछ आंकड़े देखकर अच्छा लगा, लेकिन कई चीजें आंखें खोलने वाली थीं। कई बार हमें लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं, जबकि असल में हम गोल गोल घूम रहे होते हैं। इस प्रक्रिया ने मुझे यह भी सिखाया कि हमें अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करना जरूरी है, चाहे वो जैसी भी हो, क्योंकि सच से आंखें चुराकर हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक बार जब हम साफ साफ देख लेते हैं कि हम कहां हैं, तभी हम सही योजना बना सकते हैं कि कहां जाना है और वहां तक कैसे पहुंचना है। इस अध्याय ने मुझे यह एहसास दिलाया कि आर्थिक आजादी का रास्ता नक्शे पर एक सीधी लाइन नहीं, बल्कि हमारी मौजूदा स्थिति से शुरू होने वाला सफर है। और जब हम ये शुरुआत ईमानदारी और स्पष्टता के साथ करते हैं, तो आगे बढ़ने के हर कदम में आत्मविश्वास और सुकून दोनों आता है। अध्याय 5, नेक्स्ट लेवल मनी। मुझे याद है, जब मैंने अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने लायक पैसा बना लिया था, तो लगा जैसे मैंने मंजिल पाली हो। लेकिन कुछ समय बाद एहसास हुआ कि यह तो बस शुरुआत थी। असली खेल तब शुरू होता है जब हम अपने पैसों को एक नए स्तर पर ले जाते हैं, जहां पैसा सिर्फ खर्च या बचत का साधन नहीं, बल्कि हमारे लिए और पैसा बनाने का माध्यम बन जाता है। मैंने महसूस किया कि अगर हम हमेशा वही तरीके अपनाते रहेंगे जो हमने शुरुआत में अपनाए थे, तो हम एक जगह ठहर जाएंगे। मुझे अपनी सोच को और बड़ा करना पड़ा, सिर्फ महीने का खर्च निकालने तक नहीं, बल्कि ऐसे कदम उठाने तक जो मेरे संसाधनों को तेजी से बढ़ा सकें। यह बदलाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं, मानसिकता में भी आता है। हमें पैसों को लेकर छोटे छोटे फैसलों से आगे बढ़कर बड़े रणनीतिक फैसले लेने होते हैं। इस दौरान मैंने अपनी आदतों को परखा। कहां मैं बिना सोचे खर्च करता हूं, कहां मैं समय बर्बाद करता हूं और कहां मैं ऐसे मौके छोड़ देता हूं जो मेरे लिए लाभदायक हो सकते हैं। जब मैंने इन कमजोरियों को सुधारना शुरू किया, तो धीरे धीरे पैसों का बहाव बदलने लगा। इस अध्याय ने मुझे यह सिखाया कि नेक्स्ट लेवल सिर्फ पैसों की मात्रा बढ़ाने का नाम नहीं है, बल्कि पैसों के साथ हमारे रिश्ते को बदलने का नाम है। यह वह मुकाम है जहां हम पैसे को अपने लिए काम करने देते हैं, जबकि हम अपना समय और ऊर्जा उन चीजों में लगाते हैं जो हमें सच्ची खुशी और आजादी देती हैं। अध्याय 6, इज इट वर्थ इट। कई बार मैंने खुद से पूछा है, क्या यह सच में इसके लायक है? हम जिंदगी में कई फैसले सिर्फ इस सोच के साथ लेते हैं कि इससे हमें ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन बहुत कम बार रुककर ये सोचते हैं कि उस पैसे के बदले हमें क्या खोना पड़ रहा है। मैंने देखा है कि कुछ लोग अपना सारा समय, अपनी सेहत
यहां तक कि रिश्ते भी सिर्फ ज्यादा कमाने की दौड़ में गंवा देते हैं और आखिर में पाते हैं कि वो खुशी जो उन्होंने सोची थी कहीं दिखाई ही नहीं देती। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स लिए जिनमें पैसा अच्छा था, लेकिन मन की शांति चली गई। हर दिन थकान, तनाव और भागदौड़ में गुजरता। तब मैंने समझा कि हर अवसर सिर्फ इस वजह से नहीं लेना चाहिए कि वो ज्यादा कमाई का वादा करता है। असली सवाल यह है कि क्या वह अवसर मेरी जिंदगी की गुणवत्ता को बेहतर बनाएगा या बिगाड़ देगा। जब मैंने यह दृष्टिकोण अपनाया तो फैसले आसान हो गए। अगर कोई काम मुझे खुशी, सुकून और संतुलन से दूर करता है तो फिर चाहे उसकी कीमत कितनी भी हो, वह मेरे लिए इसके लायक नहीं है। मैंने सीखा कि सही चुनाव सिर्फ पैसे के आधार पर नहीं, बल्कि इस पर करना चाहिए कि वह हमें कैसा महसूस कराता है। इस अध्याय ने मुझे सिखाया कि जिंदगी की असली कीमत सिर्फ पैसों में नहीं मापी जा सकती। कभी कभी नहीं कहना सबसे बुद्धिमानी भरा कदम होता है, क्योंकि जो समय और मानसिक शांति हम बचाते हैं वह किसी भी रकम से ज्यादा कीमती होती है। अध्याय 7, द ओनली बजट यूल एवर नीड। जब मैंने पहली बार बजट बनाने की कोशिश की तो वो इतना जटिल था कि 2 हफ्ते में ही मैंने उसे छोड़ दिया। पन्नों पर नंबर, श्रेणियां और हिसाब किताब, सब कुछ इतना उलझा हुआ था कि मुझे लगा शायद बजट बनाना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि असल में हमें हर छोटी छोटी चीज का हिसाब रखने की जरूरत नहीं, बल्कि बस अपने पैसों को सही दिशा देनी होती है। मैंने अपने खर्च को 3 हिस्सों में बांटना शुरू किया। जरूरी जरूरतें, भविष्य के लिए बचत और मनपसंद चीजों पर खर्च। इससे जीवन सरल हो गया। अब मुझे हर कप कॉफी का हिसाब नहीं रखना पड़ता, बस ये देखना होता है कि तीनों हिस्सों का संतुलन बना रहे। यही असली बजट है, जो हमारे पैसों को हमारे मूल्यों के साथ जोड़ता है, न कि सिर्फ संख्याओं के साथ। इस पद्धति से मेरे भीतर एक आजादी का एहसास आया। अब मुझे पैसे पर नियंत्रण महसूस होता है, न कि पैसे मुझे नियंत्रित कर रहे हैं। जब भी कोई नया खर्च आता है, मैं बस सोचता हूं यह किस हिस्से में फिट बैठता है, और अगर वह मेरे लक्ष्यों और मूल्यों से मेल नहीं खाता तो मैं बिना पछतावे उसे टाल देता हूं। मुझे लगता है यही वह एकमात्र बजट है जिसकी हमें सच में जरूरत है। इतना सरल कि हर कोई इसे अपना सके और इतना लचीला कि जिंदगी के बदलते हालातों में भी काम करे। आखिरकार बजट का असली मकसद हमें बांधना नहीं, बल्कि हमें हमारे पैसों और सपनों के बीच सही संतुलन दिलाना है। अध्याय 8, हैक योर 9 to 5। जब मैं अपनी पहली नौकरी कर रहा था तो हर सुबह अलार्म की आवाज सुनकर उठना एक बोझ जैसा लगता था। सोमवार आते ही मन भारी हो जाता और शुक्रवार का इंतजार हफ्ते भर चलता। लेकिन एक दिन मैंने सोचा, अगर मुझे अपनी जिंदगी के इतने घंटे नौकरी में देने ही हैं, तो क्यों ना इसे अपने पक्ष में मोड़ा जाए। तभी मैंने समझा कि 9 to 5 को सिर्फ मेहनत का साधन नहीं, बल्कि अपनी आजादी का रास्ता भी बनाया जा सकता है। मैंने सबसे पहले यह सीखा कि ऑफिस का वक्त सिर्फ सैलरी के लिए नहीं, बल्कि अपने कौशल को निखारने का मौका भी है। मीटिंग्स में ध्यान देना, नए प्रोजेक्ट्स लेना और सहकर्मियों से सीखना, यह सब मुझे सिर्फ अच्छा कर्मचारी नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बना रहा था। मैंने ऑफिस में अपने समय का इस्तेमाल इस तरह किया कि मैं काम के साथ साथ अपनी अगली मंजिल के लिए भी तैयार हो रहा था। मैंने यह भी महसूस किया कि 9 to 5 में हम जितना ज्यादा नेटवर्क बनाएंगे, उतने ही नए मौके हमारे सामने आएंगे। लोग सिर्फ हमारे रिज्यूमे को नहीं, बल्कि हमारे रवैये और भरोसे को भी याद रखते हैं, और यही आगे चलकर हमारे करियर के दरवाजे खोलता है। अब मेरे लिए 9 to 5 सिर्फ तनख्वाह पाने का जरिया नहीं, बल्कि एक निवेश है। ऐसा निवेश जो मेरे अनुभव, रिश्तों और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करता है। अगर हम चाहें तो यही नौकरी हमें वो आजादी दिला सकती है जिसका हम सपने देखते हैं। फर्क बस इतना है कि हम इसे सिर्फ काम समझते हैं या अपने भविष्य का लॉन्च पैड। अध्याय 9, मोर मनी इन लेस टाइम। जब मैंने पहली बार यह सोचा कि ज्यादा पैसे कमाने के लिए मुझे ज्यादा घंटे काम करने होंगे, तो यह सोच मुझे थका देने वाली लगी। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि असली खेल घंटों का नहीं, बल्कि समझ और रणनीति का है। अगर हम अपने काम करने के तरीके को बदल दें, तो कम समय में ज्यादा कमाया जा सकता है और बाकी समय अपने सपनों, परिवार और खुद के लिए बचाया जा सकता है। मैंने देखा कि जो लोग अपनी आय को तेजी से बढ़ाते हैं, वे अक्सर एक चीज में बेहद माहिर होते हैं,
और बाकी चीजों को या तो सौंप देते हैं या तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। मैंने भी यही अपनाया। बेकार के कामों में समय बर्बाद करने के बजाय मैंने अपनी ऊर्जा उसी काम में लगाई जिसमें मेरा कौशल और परिणाम सबसे मजबूत थे। यह ऐसे था जैसे पूरी ताकत एक ही दिशा में तीर चलाने में लगाना। कम समय में ज्यादा कमाने का मतलब यह भी है कि हम अपनी कीमत समझें। अगर हमारा काम किसी के लिए बड़ा फर्क पैदा करता है तो हमें उसी हिसाब से उसका मूल्य तय करना चाहिए। मैंने खुद सीखा कि सही अवसरों को पहचानना और सही लोगों से जुड़ना हमारी आय को कई गुना तेजी से बढ़ा सकता है, बजाय इसके कि हम दिन रात बस मेहनत करते रहें। अब मेरे लिए सफलता का मतलब सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से कमाना है। जितना जरूरी पैसा है उतना ही जरूरी समय भी है, क्योंकि वही हमें जिंदगी का असली स्वाद चखने देता है। और अगर हम सही सोच और सही रणनीति अपनाएं तो हम दोनों हासिल कर सकते हैं, ज्यादा पैसा और ज्यादा आजादी। अध्याय 10, द 7 स्टेप फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। जब मैंने पहली बार तेजी से आर्थिक स्वतंत्रता पाने का सपना देखा तो मुझे लगा कि इसके लिए कोई जादुई फॉर्मूला होना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि यह जादू नहीं, बल्कि स्पष्ट कदमों की एक सोची समझी प्रक्रिया होती है। 7 ऐसे अहम कदम जो अगर ईमानदारी से अपनाए जाएं तो हमें सालों आगे पहुंचा सकते हैं। सबसे पहला कदम है अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति को समझना। जैसे हम कहीं जाने से पहले नक्शा देखते हैं, वैसे ही हमें यह जानना जरूरी है कि हम कहां खड़े हैं। इसके बाद लक्ष्य तय करना आता है, क्योंकि बिना लक्ष्य के निवेश सिर्फ एक अंदाजा भर होता है। मैंने पाया कि जब लक्ष्य साफ होता है तो हर कदम सही दिशा में पड़ता है। तीसरा कदम है खुद को शिक्षित करना। चाहे कितने भी अनुभवी लोग सलाह दें, असली ताकत तब आती है जब हम खुद समझदार फैसले लेना सीखते हैं। चौथा कदम है एक मजबूत योजना बनाना, जिसमें जोखिम का संतुलन और लाभ की संभावना दोनों शामिल हों। फिर आता है छोटे छोटे लेकिन लगातार कदम उठाने का दौर, क्योंकि तेजी से बढ़ना भी निरंतरता के बिना संभव नहीं। छठा कदम है समय समय पर अपनी प्रगति की समीक्षा करना और जरूरत पड़ने पर बदलाव करना। और आखिरी 7वां कदम है धैर्य और अनुशासन बनाए रखना, क्योंकि रास्ता तेज जरूर है लेकिन यह अब भी एक यात्रा है। इन 7 कदमों को अपनाकर मैंने महसूस किया कि आर्थिक आजादी कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि एक योजनाबद्ध सच्चाई है। फर्क बस इतना है कि हमें सही रास्ते पर सही तरीके से चलना आना चाहिए। अध्याय 11, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग। जब मैंने पहली बार रियल एस्टेट के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया तो मुझे लगा कि यह सिर्फ अमीर लोगों का खेल है। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि यह संपत्ति बनाने का एक बेहद स्थिर और भरोसेमंद तरीका हो सकता है, बशर्ते हम इसे समझदारी से अपनाएं। रियल एस्टेट की सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ कागज पर लिखी संख्या नहीं, बल्कि एक असली छूने योग्य संपत्ति है जो समय के साथ अपनी कीमत बढ़ा सकती है और हमें स्थायी आय दे सकती है। मुझे याद है जब मैंने किसी दोस्त से पहली बार सुना कि किराए पर देने वाली संपत्ति से हर महीने अतिरिक्त आमदनी आ सकती है, तो यह विचार मेरे दिमाग में लंबे समय तक घूमता रहा। रियल एस्टेट हमें सिर्फ पैसे ही नहीं, बल्कि सुरक्षा का एहसास भी देता है। यह ऐसा निवेश है जो बाजार के उतार चढ़ाव से कम प्रभावित होता है और लंबे समय में मूल्य में वृद्धि देता है। हाँ, इसमें चुनौतियां भी हैं। सही लोकेशन चुनना, सही कीमत पर खरीदना और किराएदारों का प्रबंधन करना आसान नहीं होता। लेकिन जब हम समय लेकर रिसर्च करते हैं, अनुभवियों से सीखते हैं और एक साफ योजना बनाते हैं, तो ये चुनौतियां अवसरों में बदल सकती हैं। मेरे लिए रियल एस्टेट निवेश ने यह सिखाया कि अगर हम धैर्य रखें, लंबी सोच रखें और छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें, तो यह हमारे वित्तीय भविष्य की नींव बन सकता है। यह सिर्फ इमारतें खरीदने का मामला नहीं, बल्कि समय के साथ संपत्ति और स्थिरता बनाने का तरीका है। अध्याय 12, मोर देन इनफ। एक समय था जब मुझे लगता था कि जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी ही ज्यादा खुशी मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे एहसास हुआ कि असली संतोष किसी रकम में नहीं, बल्कि हमारी सोच और संतुलन में है। हमने अक्सर लोगों को देखा है जो खूब कमाते हैं फिर भी अंदर से खाली महसूस करते हैं, क्योंकि वे हमेशा अगले बड़े लक्ष्य के पीछे भागते रहते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास सीमित साधन हैं, लेकिन वे खुद को अमीर मानते हैं, क्योंकि उनके पास वह सब है
जो उनके लिए मायने रखता है। मेरे लिए मोर देन इनफ का मतलब है वो स्थिति जहां हम जरूरत से ज्यादा के पीछे भागने के बजाय जो है उसे संजोना सीख लें। इसका मतलब यह नहीं कि हम सपने देखना बंद कर दें, बल्कि यह कि हम समझें कि कब रुककर अपनी उपलब्धियों का आनंद लेना है। अगर हम हमेशा और ज्यादा के पीछे भागते रहेंगे तो कभी भी यह महसूस नहीं कर पाएंगे कि हमारे पास पहले से कितना है। जब मैंने अपने जीवन में यह बदलाव अपनाया तो एक अजीब सी शांति आई। मैंने महसूस किया कि जीवन में सबसे कीमती चीजें जैसे समय, रिश्ते, स्वास्थ्य और मानसिक सुकून पैसे से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और जब ये सब संतुलित होते हैं तो हमारे पास सच में मोर देन इनफ होता है, चाहे बैंक बैलेंस कुछ भी कहे। असल में यह एक मन की स्थिति है जहां हम तुलना छोड़कर कृतज्ञता अपनाते हैं और यह समझते हैं कि हमारी असली दौलत वही है जो हमें भीतर से पूर्ण महसूस कराए। अध्याय 13, द फ्यूचर ऑप्टिमाइजेशन फ्रेमवर्क। जब मैंने अपने जीवन को बेहतर बनाने के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया तो एक सवाल हमेशा मेरे दिमाग में घूमता रहा। आज जो मैं कर रहा हूं, क्या यह मेरे आने वाले कल को बेहतर बना रहा है? यही सोच मुझे एक ऐसे नजरिए तक ले गई जिसे मैं फ्यूचर ऑप्टिमाइजेशन फ्रेमवर्क कहता हूं। इसका मतलब है कि हम अपने हर फैसले को इस नजरिए से देखें कि वह हमारे भविष्य को कैसे प्रभावित करेगा। हम में से ज्यादातर लोग रोजमर्रा की भागदौड़ में फंसकर ऐसे फैसले ले लेते हैं जो उस समय आसान लगते हैं, लेकिन आगे चलकर उनकी कीमत चुकानी पड़ती है। मैंने सीखा कि अगर मैं हर निर्णय को एक लंबी अवधि के निवेश की तरह देखूं, चाहे वह मेरे समय का हो, ऊर्जा का हो या पैसे का, तो मैं खुद को कई अनचाहे हालात से बचा सकता हूं। यह सोच न सिर्फ आर्थिक मामलों में बल्कि रिश्तों, स्वास्थ्य और करियर जैसे हर पहलू में लागू होती है। जब मैंने इस फ्रेमवर्क को अपनाया तो मेरी प्राथमिकताएं बदल गईं। मैंने उन चीजों पर ध्यान देना शुरू किया जो तुरंत नतीजे न दें, लेकिन लंबे समय में मुझे मजबूत और स्वतंत्र बनाएं। यह एक तरह से अपने लिए सुरक्षा जाल बुनने जैसा है, जहां हर छोटा कदम मिलकर एक बड़ी मजबूत नींव तैयार करता है। मेरे लिए असली ताकत यह है कि जब मैं अपने भविष्य की दिशा खुद तय करता हूं तो जीवन में अनिश्चितता कम हो जाती है और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और जब हम आज को भविष्य की नजर से जीना सीख लेते हैं तो हम सिर्फ जी नहीं रहे होते बल्कि सच में आगे बढ़ रहे होते हैं। अध्याय 14, लिविंग अ रिचर लाइफ। जब मैंने यह समझना शुरू किया कि अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में जीरो बढ़ाने का नाम नहीं है, तब मेरे जीवन का नजरिया पूरी तरह बदल गया। असली अमीरी वह है जब हम अपनी पसंद से जी सकें बिना इस डर के कि कल क्या होगा। इसका मतलब है कि हमारे पास इतना समय, ऊर्जा और मानसिक शांति हो कि हम अपने रिश्तों, सेहत और सपनों में निवेश कर सकें। मेरे लिए एक रिच जिंदगी वह है जहां सुबह उठते ही मैं किसी मजबूरी में नहीं बल्कि अपने मन से काम शुरू करूं। यह तभी संभव है जब हम अपने पैसों के साथ साथ अपने समय और ध्यान का भी सही इस्तेमाल करना सीखें। मैंने महसूस किया कि बेवजह चीजें खरीदने की बजाय उन अनुभवों पर खर्च करना जो जिंदगी भर की यादें दें, कहीं ज्यादा संतोषजनक होता है। इस सफर में मैंने यह भी जाना कि हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाना धीरे धीरे एक बहुत बड़ी उपलब्धि में बदल जाता है। चाहे वह नया कौशल सीखना हो, प्रियजनों के साथ समय बिताना हो या खुद के लिए एक शांत पल निकालना, यही वे चीजें हैं जो जिंदगी को असली मायनों में समृद्ध बनाती हैं। अंत में एक रिचर लाइफ जीना सिर्फ पैसे इकट्ठा करने का खेल नहीं है, बल्कि अपनी सोच, आदतों और प्राथमिकताओं को इस तरह ढालना है कि हम हर दिन के अंत में यह महसूस कर सकें कि हमने सच में जिया है, सिर्फ गुजारा नहीं किया। तो ये थे इस किताब के 14 अध्याय। हर अध्याय में छुपा था एक जरूरी सबक जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आज जो बातें तुमने सुनी वो सिर्फ जानकारी नहीं, तुम्हारे अंदर बदलाव की चिंगारी है। ये वीडियो खत्म हो रहा है, लेकिन तुम्हारा नया सफर अभी शुरू हुआ है। अगर एक लाइन ने भी दिल को छुआ हो तो इसे अपने तक मत रखो, किसी के साथ शेयर करो। लाइक करके बताओ कि ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची। कमेंट में लिखो आज की सबसे गहरी सीख तुम्हारे लिए क्या रही। सब्सक्राइब कर लो ताकि जब अगली बार मोटिवेशन और नई सोच चाहिए हो तुम सीधा यहां आ सको। हम सिर्फ पैसे की नहीं, जिंदगी को बेहतर बनाने की बात करते हैं। तुम्हारे सपने इंतजार नहीं कर रहे,
उन्हें आज से जीना शुरू करो। एक जरूरी जानकारी, इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य से है। इसका उद्देश्य है आपको पैसे, सोच और समझदारी से जुड़े विषयों पर जानकारी देना। सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है और हम किसी भी प्रकार के लाभ या हानि के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले कृपया खुद रिसर्च करें या किसी सेबी पंजीकृत सलाहकार से सलाह लें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहो, बढ़ते रहो, जीतते रहो। धन्यवाद।